आज हम अपनी क्लास में वही आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। शुरुआत की थी हम लोगों ने भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया से। कहां से? भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया से। आप सभी को पता होगा कि भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया का एक लंबा इतिहास रहा है। क्या रहा है? एक लंबा इतिहास रहा है। और उस इतिहास को जानने के लिए हमें संवैधानिक विकास के क्रम को भी जानना पड़ता। किसे जानना पड़ता है? संवैधानिक विकास के क्रम को जानना पड़ता। किसे जानना पड़ता है? संवैधानिक विकास के क्रम को जानना पड़ता है। और संवैधानिक विकास के क्रम पर जाने से पहले हमें बहुत सारी चीजों का अध्ययन भी करना पड़ता है। तो पहले तो हम 5-7 मिनट पिछली क्लासेस पर फोकस करेंगे। हमने अभी तक क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। फिर भी कुछ चीजें हैं जिसे आपको जानना होगा, जिन्होंने क्लासेस अभी तक की उनके लिए भी, जिन्होंने अभी तक नहीं की उनके लिए भी। जैसे कि भारत के संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहां से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, क्यों शुरू होती है, किन परिस्थितियों में शुरू होती है, इसकी मूलभूत प्रणेता कौन होते हैं, कौन चाहते हैं कि हमारे यहां एक ऐसा संविधान बने जिसके आधार पर हम जो है अपने देश के संविधान और उसकी परिस्थितियों को जान पाए। आखिर कौन ऐसा है जो ऐसा जानना चाहता है कि आखिर हमारे देश में संविधान, कौन ऐसा चाहता था कि ऐसी प्रक्रिया बने। तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष के योगदान को हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। उस क्रम में बहुत सारी महान विभूतियां आती हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहां संविधान सभा के विषय में जो पहली चर्चा की गई थी वह बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1895 ईस्वी में। कब की गई थी? 1895 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का संविधान लिखा था। किसका संविधान लिखा था? कांग्रेस का संविधान एक लिखा था। किसने? महात्मा गांधी ने। और उन्होंने भी संविधान सभा की मांग 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। लेकिन किसी मंच विशेष से वैधानिक रूप से संविधान सभा की मांग 1934 ईस्वी में जो है समाजवादी नेता, साम्यवादी नेता मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 ईस्वी में की थी। किसने की थी? यमन राय ने 1934 ईस्वी में की थी। और आप जानकारी के लिए जानते होंगे कि यमन राय हमारे यहां कौन? यमन राय हमारे यहां जो है साम्यवादी जो है राजनीति के प्रणेता हैं, साम्यवादी दल के प्रणेता माने जाते हैं। इसके बाद उस समय बहुसंख्यक भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी, किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी 1935 में 1935 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की। कांग्रेस के द्वारा वैधानिक रूप से संविधान सभा की मांग की जाने वाली यह पहली घटना है। इसके बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। 39 में भी बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन 39 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि 39 में उनका गांधी जी से कुछ मतभेद हो गया था। और गांधी जी ने भी अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, पट्टाभी सीतारमैया। किसको खड़ा किया था? पट्टाभी सीतारमैया जी को। लेकिन कांग्रेस के अंदर पहली बार गांधी की हार होती है और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं। किंतु गांधीवादी लोग सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस के मंचों पर असहयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे देते हैं। और उनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। किसकी जगह? सुभाष चंद्र बोस की जगह। जबकि उनके खिलाफ चुनाव कौन लड़ा था? तो पट्टाभी सीतारमैया ने लड़ा था। तो 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर, किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। किसकी? निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। ये सारी मांगे हमारे यहां से, हमारे लोगों के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश सरकार अभी तक चुपचाप एक तरफ बैठी हुई सिर्फ देख रही थी कि भारतीय चाहते क्या है। लेकिन
1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के दौरान, कब? 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के दौरान पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के विषय में चर्चा की। क्या किया? संविधान सभा जैसी की विषय में चर्चा की, लेकिन लिखित रूप से यहां पर भी उन्होंने संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया था। 1942 ईस्वी में ब्रिटेन की कैबिनेट के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आता है। कौन आता है? क्रिप्स मिशन भारत आता है। किसकी अध्यक्षता में? स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत आता है 1942 ईस्वी में, जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। क्या नाम है? क्रिप्स मिशन। और पहली बार इसी मिशन ने भारतीयों के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा की मांग की, बात कही। किसके लिए? भारतीयों के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा की बात कही और कहा कि भारतीयों की जो निर्वाचित संविधान सभा हो वह विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा होनी चाहिए। किसके द्वारा? विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा होनी चाहिए। जैसे आज भी आपको जो पता होगा, हमारे यहां 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2800 राज्यों में विधानमंडल है और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानमंडल है। आप जानते भी होंगे विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल या उपराज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है। इस समय हमारे यहां 28 राज्यों में विधानसभा है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी में। और आज की भाषा में हम विधानमंडल का निम्न सदन किसे कह सकते हैं? विधानसभा को कह सकते हैं। किसे कह सकते हैं? विधानसभा को कह सकते हैं। तो क्रिप्स मिशन ने पहली बार विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। आपको पता है कि 42 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्रिप्स जी, स्टैफोर्ड क्रिप्स जी भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आए थे कि इस विश्व युद्ध में भारतीय उनका सहयोग करें, और जब भारतीय उनका सहयोग करेंगे तो वो भी उनका सहयोग करेंगे। मतलब एक लालच दे रहे थे हमें कि अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो इस युद्ध की समाप्ति के बाद, क्या है? इस युद्ध की समाप्ति के बाद हम आपको आजादी दे देंगे, या हम आपको जो है कुछ हद तक आजादी दे देंगे। लेकिन सिलसिला चलता रहा। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। कब? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और दूसरी तरफ जो थे धुरी राष्ट्र जिन्हें कहा जाता था, उनकी पराजय हुई। ये विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ ना, इसकी समाप्ति के बाद पूरे विश्व की राजनीति में भी एक परिवर्तन आ जाता है। कहां पर? संपूर्ण विश्व की राजनीति में एक परिवर्तन आता है। यूएनओ जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आ जाती हैं। कैसी संस्थाएं? संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। महाविनाश की जगह अब जो है बौद्ध दर्शन की तरह अहिंसा जैसी भावनाएं लोगों के मन में आती हैं। विकास पर लोग फोकस करते हैं। साम्राज्य विस्तार की जगह जो है लोग संविधान या निर्वाचित संविधान से जनता के शासन की बात करते हैं। राजशाही का कई देशों में अंत होता है और इसी दौरान ब्रिटेन में भी सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। कहां पर? ब्रिटेन में भी सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूं कि ब्रिटेन में उस समय 2 बड़ी पार्टियां हुआ करती थी। एक थी कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी थी लेबर पार्टी। अभी तक ब्रिटेन में जब विश्व युद्ध चल रहा था, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और उससे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे विंस्टन चर्चिल। लेकिन विश्व युद्ध के बाद जो आम चुनाव होते हैं ब्रिटेन में, उसमें चर्चिल जी की पराजय होती है, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार जाती है। और लेबर पार्टी, जिसे हम मजदूर पार्टी कहते हैं, जिसका दृष्टिकोण भारतीयों के प्रति काफी उदार था, भारतीयों को लेकर इनके नजरिए में कोई एक परिवर्तन था, उस पार्टी की सरकार आती है और उस पार्टी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। एटली जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीयों की समस्याओं पर विचार करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथी क्लारेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर,
समिति का गठन करते हैं। इस समिति के अध्यक्ष तो होते हैं पैट्रिक लॉरेंस जी, लेकिन दो जो अन्य सदस्य होते हैं वह होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अब आपको पता है कि ये ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे, मंत्रिमंडल के सदस्य थे, और मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री होते हैं। जैसे आज भी हमारे यहां जो एक मंत्रिपरिषद होती है, एक मंत्रिमंडल होती है। हमारी मंत्रिपरिषद में जो होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में हमारे आते हैं कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन कैबिनेट में जो होते हैं, मंत्रिमंडल जो होती है, उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं। ध्यान देंगे, मंत्रिपरिषद में हमारे आते हैं कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, लेकिन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री आते हैं। और ब्रिटेन की मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का जो दल बनाया जाता है, इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 सदस्य कौन कौन से थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे। कौन? एबी अलेक्जेंडर। हालांकि दुनिया में सिकंदर को भी अलेक्जेंडर कहा जाता है। ध्यान देंगे, प्रश्न बनता है कई बार कि अलेक्जेंडर के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सिकंदर अलेक्जेंडर के नाम से प्रसिद्ध है। और एक प्रश्न आता है, कौन सिकंदर या सानी की उपाधि धारण करना चाहता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर या सानी की उपाधि धारण की थी। इस तरह से तमाम प्रश्न हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, हम चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। अभी सेशन को जब बढ़ाएंगे, लाइव सेशन को बढ़ाएंगे, क्लासेज में आएंगे, तो आपको कंप्लीट जीएस की क्लास हम इसी प्लेटफॉर्म से उपलब्ध कराएंगे। तो अब जो है कैबिनेट मिशन का गठन उन्होंने ब्रिटेन में किया 19 फरवरी 1946 ईस्वी को, और यह मिशन भारत पहुंच गया ब्रिटेन से चलकर के मुंबई के तट पर 24 मार्च 1946 को। इस मिशन के जो 3 सदस्य थे, ये भारत आए। इन्होंने भारत पहुंचकर तत्कालीन भारत के सभी बड़े दलों के नेताओं से वार्ता की। पहली बार, जैसे क्रिप्स मिशन के समय मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान से कम पर बात करने के लिए सहमति नहीं दी थी। क्रिप्स मिशन के समय मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम पाकिस्तान से कम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन अब जो है कैबिनेट मिशन ने मुस्लिमों के लिए कुछ प्रस्ताव रखा, जिससे मुस्लिम लीग संविधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई। और तय किया गया कि भारतीय अपनी संविधान सभा के लिए एक चुनाव करवाएंगे। एक चुनाव होगा भारतीयों की संविधान सभा का, और भारत की एक संविधान सभा बनेगी, और जब संविधान बन जाएगा तो फिर इनको आजाद कर दिया जाएगा। अब कैबिनेट मिशन की इस संस्तुति के बाद, इसी सुझाव के बाद, हमारे यहां जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव कराया गया। संविधान सभा में उस समय जो सदस्यों की संख्या रखी गई, कुल 389 रखी गई, जिसमें से 296 सदस्यों को निर्वाचित होना था और 93 सदस्यों को मनोनीत होना था। निर्वाचित सदस्य जो होने थे वो ब्रिटिश भारत से होने थे। ब्रिटिश भारत में 2 प्रकार के सदस्य थे, एक ब्रिटिश प्रांतों से और दूसरी चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, मतलब उच्चायुक्त क्षेत्र से। जबकि मनोनीत सदस्यों में सारे के सारे 93 सदस्य, 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाने थे। किसके द्वारा? देशी रियासतों के द्वारा चुने जाने थे, मनोनीत किए जाने थे। क्या किया जाना था? मनोनीत किया जाना था। अब उस समय हमारे यहां ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव होना था, निर्वाचन होना था, और 4 थे हमारे यहां उच्चायुक्त क्षेत्र। मतलब वैसे तो 5 हम कह सकते हैं, लेकिन 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 थे। कौन कौन से थे? तो बलूचिस्तान था, अजमेर और मारवाड़ा था। तो अगर देखेंगे तो अलग अलग, लेकिन अजमेर मारवाड़ा से एक ही सदस्य हुआ था, जो है कुर्ग था, जो कर्नाटक है, और दिल्ली था। तो 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाने थे, और इस तरह से कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो गई थी 296। कितनी होनी थी? 296। और निर्वाचित सदस्य जो 296 थे, इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला और उसने कुल 208 सीटों पर विजयश्री प्राप्त की। इस संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिमों और सिखों को आरक्षण प्रदान किया गया था। मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित की गई थी, और उस 78 आरक्षित सीटों में से 73 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुई। किसको विजय प्राप्त हुई? मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त हुई। जबकि 5 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में मुस्लिम लीग की, मुस्लिमों की भी आ गई।
इसके अतिरिक्त अन्य छोटे जल दल जो थे, स्वतंत्र उम्मीदवार जो थे, निर्दलीय जिन्हें हम आज कह सकते हैं, इन्होंने भी 15 सीटों पर विजयश्री पाई। लेकिन संविधान सभा के चुनाव में जब मुस्लिम लीग को व्यापक सफलता नहीं मिली तो उन्होंने फिर से संविधान सभा का विरोध कर दिया और संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। जब मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया तो पहली बैठक में, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें केवल 211 सदस्य उपस्थित हुए। कितने? 211 सदस्य उपस्थित हुए, क्योंकि देशी रियासतों ने भी अभी तक अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत नहीं किया था। संविधान सभा में इस पहली बैठक में उस समय संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अब 11 दिसंबर 1946 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष बने रहे और 24 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, 12वां सत्र आयोजित किया गया, उस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया। क्या किया? निर्विरोध रूप से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया और 26 जनवरी 1950 से राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति के रूप में, गणतंत्र भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लिया। ये पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सक्रिय सदस्यों में से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में एक लंबी बहस हुई। इसे पूरी संविधान सभा के सदस्यों के सामने पढ़कर सुनाया गया। इसके बहुत सारे उद्देश्य प्रस्ताव के लक्ष्य थे और उन लक्ष्यों को पढ़ा गया और अंततः 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। आगे चल करके यही उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। ये पहले उद्देश्य प्रस्ताव था, इसीलिए आज भी हम प्रस्तावना को एक और नाम से भी जानते हैं और उसे कहते हैं उद्देशिका। क्या कहते हैं? उद्देशिका। जो है, आपको पता ही होगा कि भारत का संविधान के इस निर्माण के कार्य में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कुल 63,96,729 रुपए खर्च हुए। संविधान सभा के 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। पहला वाचन जो है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 49 और तीसरा वाचन 14 नवंबर 49 से 26 नवंबर 49 तक। और पता ही होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया। इसे आत्मार्पित कर दिया गया, अधिनियमित कर दिया गया और संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया प्रारूप समिति के द्वारा। समिति जो है हमारी, इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और अंबेडकर जी के सिवा इसमें 6 और भी सदस्य थे। जो है आयंगर जी थे, अय्यर जी थे, मोहम्मद सादुल्ला जी थे, के.एम. मुंशी जी भी थे, डी.पी. खेतान भी थे, बी.एल. मित्र भी थे। पता ही होगा बी.एल. मित्र की जगह बाद में नारायण माधव राव जी को चुना गया, क्योंकि बी.एल. मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था और डी.पी. खेतान 1948 में मृत्यु हो जाती है इनकी और इनकी जगह टी.टी. कठामाचारी भी जिस संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य बनते हैं। तो इस संविधान सभा का जो पहला प्रारूप था उसे हमारी संविधान सभा के एक सलाहकार थे बी.एन. राव जी, बेनेगल नरसिंह राव जी ने, उन्होंने बनाया था। लेकिन संविधान का अंतिम प्रारूप जो था उसे प्रारूप समिति ने, इसी प्रारूप समिति ने ही संविधान सभा के सामने पेश किया था। तो संविधान का जो पहला प्रारूप था बी.एन. राव ने बनाया था, प्रश्न आता है, और अंतिम प्रारूप जो है
प्रारूप समिति ने बनाया था। किसने बनाया था? प्रारूप समिति ने बनाया था। ध्यान देंगे BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, किंतु इसके बावजूद भी ये संविधान सभा की बैठकों में हिस्सा ले सकते थे, उस पर डिबेट कर सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। जो है भीमराव अंबेडकर इनके बनाए गए प्रारूप को संविधान सभा में पेश किया करते थे और लगातार कई बैठकों के बाद यह संविधान हमारा प्रस्तावित हुआ, संविधान तैयार हुआ। जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, में कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी तथा एक प्रस्तावना थी। आज भी इसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुए हैं। अगर सही तरीके से देखें तो आज भी हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, अनुसूचियां बढ़कर के 8 से 12 हो चुकी हैं। जो है 22 भाग हैं और अनुच्छेद भी मूल रूप से 395 ही है, लेकिन अगर उनकी संख्या को बढ़ते हुए क्रम में देखें, जैसे कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि 400 से अधिक है अनुच्छेद, 425 से अधिक है, 450 से अधिक है, तो उत्तर सही हो जाता है 450 से अधिक है। इस संविधान संशोधनों के बाद ऐसा हुआ है, तो वर्तमान में इनकी अनुच्छेदों की संख्या 468 तक जाती है। कितनी? 468 कितना? 468 468 अनुच्छेद है। लेकिन जब भी 468 आप तभी मारेंगे जब ऑप्शन में 395 नहीं रहेगा। ऐसे ही संविधान के भागों की भी संख्या बढ़ के 25 हो गई है। जैसे भाग 4 में 4 का जुड़ गया है, भाग 9 में 9 का जुड़ गया है, भाग 14 में 14 का जुड़ गया है, लेकिन भागों की संख्या भी 25 अब तभी मारेंगे उत्तर एग्जाम हॉल में जब ऑप्शन में 22 नहीं रहेगा। अगर आपके ऑप्शन में 22 है तो आपको उत्तर 22 ही करना है, कभी भी 25 नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। क्यों? क्योंकि 23वां भाग नहीं, जैसे अनुसूचियां 8 के बाद 9 जुड़ी हैं, लेकिन 23वां भाग नहीं जुड़ा हुआ है। हमने कहा कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और एक प्रस्तावना थी। इसमें से इस प्रस्तावना को सबसे बाद में जोड़ा गया था। प्रस्तावना को हमारे संविधान की कुंजी कहते हैं। अधिकांश विद्वान इसी प्रस्तावना को हमारे संविधान की आत्मा कहते हैं। हालांकि अंबेडकर जी मूल अधिकारों के अंतिम मूल अधिकार, जो 6वां मूल अधिकार हमारा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे हमारे संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। हमारी प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन भी किया जा चुका है। कब? एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया भी जा चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है, यह हमारे संपूर्ण संविधान का सार है, सारांश है, समरी है, जिसमें भारत के पूरे संविधान की पटकथा लिखी गई, रूपरेखा लिखी गई है। और इसमें अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारत का लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब व्यापक संविधान संशोधन हुआ था, सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसीलिए अगर कभी आपकी स्क्रीन पर, कभी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत का लघु संविधान या मिनी संविधान किसे कहते हैं, इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को भारत का लघु संविधान या मिनी संविधान कहते हैं। जो है, जैसे कई बार हमारे विद्यार्थियों के सामने एक और प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। क्या प्रश्न आ जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो अक्सर लोग कई बार 1935 के अधिनियम को मार बैठते हैं, जो गलत होता है, क्योंकि 35 के अधिनियम से हमारे संविधान में सबसे अधिक बातें ली गई हैं। लगभग 200 से अधिक धाराएं डायरेक्ट 1935 के अधिनियम से ले ली गई हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने कहा भी है कि मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं है। क्या कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का? कि मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारी संविधान सभा 1935 के अधिनियम का सर्वाधिक ऋणी है। क्या कहा है नेहरू जी?
लेकिन हमें यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारी संविधान सभा 1935 के अधिनियम का थोड़ा भी ऋणी नहीं है। आगे चल करके जैसे हमने आपको बताया ही कि जिस दिन 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनता है, उसी दिन हमारे यहां संविधान के नागरिकता के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 लागू हो जाते हैं। कुछ और भी अनुच्छेद लागू हो जाते हैं और इस तरह से कुल 15 अनुच्छेद, क्योंकि हमें आगे पढ़ाना है इसलिए मैं यहां अनुच्छेदों की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि कौन 60 लागू हो जाता है जो है, और आगे कौन कौन से लागू हो जाते हैं, तो हमें आगे पढ़ाना है, उस पर विस्तृत चर्चा करनी है। तो कुल 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाते हैं और शेष संविधान हमारा जो लागू होता है वह 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के रावी नदी के तट पर पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया था और एक झंडा फहराया गया था और उस तिथि को यादगार बनाने के लिए हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। जैसा कि आपको पूर्व में विदित है, क्योंकि पिछली क्लासेस का डिस्क्रिप्शन ही ले रहे हैं हम आज, क्योंकि क्लासेस बड़ी अस्त व्यस्त रही हैं, तो मैं इस क्लास में वो समराइज कर दे रहा हूं कि जिन्होंने हमारी पिछली क्लासेस नहीं की हैं वो एक वीडियो में पा लें, और जिससे अंतिम क्लास के लिए मैं जब जाऊं जो है कल, तो आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मैं उस पर आपके प्रश्नोत्तरी भी करवा दूं, जो है उस पर कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा कल नेक्स्ट क्लास में, और ये संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया को भी कंप्लीट कर दूंगा। तो एक समराइजेशन हमारा जो चल रहा है उसे आप जानते रहे, लगातार बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे, ग्रुपों में शेयर भी करते रहे, और आज अपने घरों पर जाकर इस क्लास के बाद अपनी माँ को जो है मातृ दिवस की शुभकामनाएं देना ना भूलें। अब बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं ना कि आज मातृ दिवस है, माँ के लिए कोई दिन नहीं होता, लेकिन फिर भी दिन को विशेष बनाया जा सकता है ना, अपने दिन को विशेष बनाते हैं तो आज का दिन उनके लिए विशेष बना दीजिए। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसा कि हम अपने संविधान पर चर्चा कर रहे थे कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और तब से लेकर अब तक हमारे संविधान में तमाम संशोधन भी हो चुके हैं। इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा की बहुत सारी समितियां बनी। समितियों की संख्या सामान्य रूप से 26 थी, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी, 13 छोटी समितियां थी, 5 उप समितियां थी। उन सारी समितियों की चर्चा आपको हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगी कि संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति जो है, अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्रों की समिति जो है, ऐसी तमाम समितियों की प्रारूप समिति थी। ये सारी समितियों के विषय में झंडा समिति थी, प्रक्रिया समिति, कार्यक्रम समिति, इन सारी समितियों के विषय में आपको पिछले लेक्चरों में चर्चाएं मिल जाएंगी। इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक समराइजेशन कर रहा हूं उस क्लास का कि ये चीजें हमने वहां पर पढ़ा दी हैं अभी तक, जिनका छूटा हुआ और पिछले लेक्चर से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने आपको संविधान सभा के कुल 12 सत्र या अधिवेशन भी पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ा दिए थे? संविधान सभा के होने वाले कुल 12 सत्र या अधिवेशन भी पढ़ा दिए थे। कई बार प्रश्न आता है कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र या अधिवेशन हुए थे, तो मैंने आपको बताया कि प्रश्न की प्रकृति को देखेंगे, और अगर आता है कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र या अधिवेशन हुए थे, तो आप बताएंगे संविधान सभा के कुल 12 सत्र या अधिवेशन हुए थे। लेकिन अगर यही प्रश्न की प्रकृति बदल जाए, क्योंकि प्रकृति बदलने से सब कुछ बदल जाता है, प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा में संविधान निर्माण पूरा होने तक संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो उत्तर हो जाएगा 11। क्या होगा? 11, क्योंकि 12वां अधिवेशन संविधान पूरा होने के बाद 24 जनवरी 1950 को कराया गया था। मैंने आपको संविधान सम्मेलनों को पढ़ाते समय, अधिवेशनों को पढ़ाते समय बताया गया था कि पहला अधिवेशन जो हमारा हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 46 तक हुआ था, और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 अधिवेशन ऐसे हैं जो एक दिवसीय रहे हैं। कितने दिवसीय? एक दिवसीय, मतलब जिनका सत्र उसी दिन शुरू हुआ और उसी दिन समाप्त हो गया। 6वां अधिवेशन और 12वां अधिवेशन। कौन सा? 6वां अधिवेशन और 12वां अधिवेशन। हमने आपको यह भी बताया था कि जो हमारा 5वां अधिवेशन शुरू हुआ, तो 5वें अधिवेशन के दौरान भी हमारे देश का बंटवारा भी हो गया और हमारे देश को आजादी भी मिल गई,
क्योंकि पांचवा अधिवेशन 14 अगस्त 1947 को शुरू हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि इसी पांचवें अधिवेशन में ही हमारे देश को स्वतंत्रता भी मिली और हमारा देश दो भागों भारत और पाकिस्तान में बंट भी गया। हमने आपको और भी बताया था कि संविधान का सभा का आजादी से पहले अंतिम पूर्ण अधिवेशन कौन था, अगर प्रश्न आता तो चौथा अधिवेशन, क्योंकि पांचवें अधिवेशन के दौरान ही हमें आजादी मिल गई थी। जो है हमने आपको और चर्चा की थी कि हमारी संविधान सभा में तिरंगा झंडा जो है हमारा, इससे हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, तो तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया। कब? तिरंगा झंडा जो है हमारा, इसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। हमारे तिरंगे झंडे की जो वर्तमान डिजाइन है, इसे आंध्र प्रदेश के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। कहां के? आंध्र प्रदेश के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, क्या नाम था? पिंगाली वेंकैया। और उन्होंने ही हमारे तिरंगे झंडे की डिजाइन महात्मा गांधी जी के कहने पे तैयार की थी। हमारा तिरंगा झंडा ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। वैसे कई प्रश्न आते हैं हमारे तिरंगे झंडे पर, जैसे एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले, हाँ आप लोग बता सकते हैं, सबसे पहले भारत के बाहर भारत के तिरंगे झंडे को किसने फहराया था? किस भारतीय के द्वारा भारत के बाहर भारत के झंडे को फहराया गया था? तो आप लोग जानते होंगे, एक महिला थी, पारसी महिला हमारे यहाँ, मैडम भीकाजी कामा। क्या नाम है? मैडम भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का झंडा फहराया था। मैडम भीकाजी कामा को हमारे यहाँ एक उपाधि प्राप्त है। इनको हमारे देश के क्रांतिकारियों की मां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों की मां भी कहा जाता है। आज मातृ दिवस है और भारत के क्रांतिकारियों की मां किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा। अच्छा, क्रांतिकारियों में भाभी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। क्रांतिकारी महिला को भाभी कहा कर, जैसे हमने कहा ना क्रांतिकारियों की मां किसे कहा जाता था। जो भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज एग्जाम भी है पीसीएस का, उन लोगों से एक प्रश्न है कि क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है था मैडम भीकाजी कामा को, तो प्रश्न बन रहा है कि क्रांतिकारियों की भाभी किसे कहा जाता था? कोई बताएगा? चलिए, एक थी, हाँ कुछ उत्तर आ रहे हैं, चल नहीं आ रहे हैं, चलिए ठीक है। एक थी दुर्गा भाभी। क्या थी? दुर्गा भाभी। उन्हीं को क्रांतिकारियों की भाभी मां कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाभी मां कहा जाता था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को आज के बाद अपडेट होना चाहिए। क्रांतिकारियों की मां थी मैडम भीकाजी कामा और क्रांतिकारियों की भाभी मां कहलाती थी दुर्गा भाभी। कौन थी? दुर्गा भाभी। आपने इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया में और जो पढ़ लिया है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। हमने आपको बताया था कि हमारी संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जबकि अमेरिका की संविधान सभा में एक भी महिला नहीं थी, और पाकिस्तान की संविधान सभा में 2 महिलाएं थीं जब आजादी के बाद। हमने आपको बताया था कि हमारी संविधान सभा की पहली बैठक में उन 15 महिलाओं में से केवल 10 ही उपस्थित थी। मैंने दिखाया भी था कि अन्य 5 महिलाएं उसके बाद चुनी गई थी, निर्वाचित हुई थी। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, रेनक राय, बेगम एजाज रसूल और अत्रि मस्कार ने। मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी, और संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला दाक्षायणी वेलायुधन थी। कौन थी? संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला दाक्षायणी वेलायुधन थी। कौन थी? दाक्षायणी वेलायुधन। तो एकमात्र दलित महिला थी दाक्षायणी वेलायुधन, और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो है बेगम एजाज रसूल। एक प्रश्न है, हमारी पिछली सरकार ने एक 3 तलाक के मुद्दे को उठाया, काफी चर्चित है, इस पर काफी डिबेट भी हुई पूरे भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया, तमाम केसेस चले, तमाम विवाद हैं जो है।
एक प्रश्न आता है आप लोगों की स्क्रीन पर कि संविधान सभा की वह कौन सी महिला थी जिसने तलाक के मुद्दे को सबसे पहले संविधान सभा में उठाया था? कौन सी महिला थी जिसने तलाक के मुद्दे को सबसे पहले संविधान सभा के सामने उठाया था? हमारा एक क्वेश्चन है कि कौन महिला है जिसने तलाक के मुद्दे को सबसे पहले 1948 में संविधान सभा के सामने उठाया था? संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं हैं। ऑप्शन के रूप में आप उन 15 महिलाओं को जान सकते हैं। प्रश्न क्या है कि कौन सी महिला थी जिसने तलाक के मुद्दे को संविधान सभा के सामने उठाया था उस समय जब ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी? कोई बताएगा, बताना चाहता कोई? कौन थी? हंसा मेहता। कौन थी? संविधान सभा में एक महिला चुनी गई थी, हंसा मेहता, और यही संविधान सभा में तलाक के मुद्दे को उठाने वाली पहली महिला है। जैसे हमने आपको बताया कि दाक्षायणी वेलायुधन जी जो हैं ये एकमात्र दलित महिला हैं और आजादी के बाद केरल से सांसद बनने वाली पहली भारतीय महिला, खाली केरल की महिला भी, केरल से सांसद, महिला सांसद, कहां से? केरल से महिला सांसद होने वाली। और पहली भारतीय महिला मंत्री कौन है? तो राजकुमारी अमृता कौर जी हैं। आजादी के बाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी अमृता कौर जी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो संविधान सभा में थी सुचेता कृपलानी जी। कौन? सुचेता कृपलानी जी। ये आगे चल करके संयुक्त प्रांत आज के उत्तर प्रदेश की, वर्तमान उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मैंने भारत की तो हमने आपको बताया था सरोजिनी नायडू जी, जिन्हें भारत कोकिला कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की महिला थी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। और गणतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पद्मजा नायडू जी थी, जो पश्चिम बंगाल की थी, सरोजिनी नायडू जी की पुत्री थी। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको एक चीज और बताया था कि हमारे यहां अभी तक संविधान सभा में 15 महिलाएं थी और 2 महिला राष्ट्रपति भी हो चुकी हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान सभा में एक भी महिला नहीं थी और अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल शेखावत, जबकि दूसरी महिला राष्ट्रपति जो हुई वर्तमान में है पहली जनजाति महिला भी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। तो इस तरह से हमने कुछ चीजों पर, महिलाओं पर भी चर्चा की थी, संविधान सभा की भी महिलाओं पर चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था संविधान सभा की एक महिला सदस्य थी पूर्णिमा बनर्जी, जिन्होंने सबसे पहले जिस दिन हमारा संविधान सभा में जिस दिन जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्र गीत स्वीकार किया गया, इसे गाया था किसने? पूर्णिमा बनर्जी ने। वैसे इस राष्ट्रगान को सबसे पहले 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने जगाया था। जनगण मन को सबसे पहले दिल्ली दरबार में गाया गया था, जहां ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आ रहे थे। उसके बाद इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में ही गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दर ने की थी। किसने की थी? बिशन नारायण दर जी ने की थी। जनगण मन को जिस दिन हमें आजादी मिली उस दिन एम एस सुब्बा लक्ष्मी जी ने गाया था। किसने गाया था? एम एस सुब्बा लक्ष्मी जी ने गाया था, जो है आजादी वाली रात को। और इसी जनगण मन को जो है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान स्वीकार करने के बाद सबसे पहले पूर्णिमा बनर्जी ने गाया था। जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1911 ईस्वी में लिखा था। जनगण मन पहली बार 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जनगण मन का जो अंग्रेजी वर्जन है इसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा द मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से। किस नाम से? द मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से। आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला। एक प्रश्न आता है कि जनगण मन में कुल कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? तो बच्चे अक्सर गलत उत्तर दे देते हैं, कहते हैं 3, सिंधु, गंगा और यमुना। नहीं, वो सिंध है बेटा। पंजाब ये भी एक प्रांत था, सिंध भी एक प्रांत था। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये सारे क्या हैं? प्रांत हैं। द्राविड़, उत्कल, बंग। द्राविड़ का मतलब दक्षिण भारत, उत्कल का मतलब उड़ीसा, बंग का मतलब बंगाल। तो ये प्रांत है, ये राज्य थे। जो है नदियों का कितनी उल्लेख किया गया? सिर्फ 2 नदियों का उल्लेख किया गया जनगण मन में, गंगा और यमुना। किसका? गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख किया गया है। जनगण मन को गाने का जो हमारे यहाँ समय है वो 52 सेकंड का है, लेकिन संक्षेप में हम इसे 20 सेकंड में भी गा सकते हैं। इसी तरह से वंदे मातरम जो हमारा है, इसे पहली बार
कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया था। वहां पर इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, जबकि वंदे मातरम को लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। वंदे मातरम जो था ये आनंद मठ नामक एक उपन्यास में लिखा गया है। आनंद मठ नामक उपन्यास सन्यासी नामक एक विद्रोह पर आधारित था, और सन्यासी विद्रोह जो था बंगाल के किसानों का एक विद्रोह था उस समय। ये वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में तो गाया गया पहली बार 1896 ईस्वी में, और गाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न बनता है कि वंदे मातरम को संविधान सभा में पहली बार किसने गाया था? हाँ, जल्दी से उत्तर अगर कोई देना चाहे तो वंदे मातरम को संविधान सभा में सबसे पहले सुचेता कृपलानी जी ने गाया था। लेकिन जिस दिन वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया, उस दिन इसे संविधान सभा में पूर्णिमा बनर्जी जी ने गाया था। किसने गाया था? पूर्णिमा बनर्जी जी ने गाया था। तो एक प्रश्न और आता है कि जनगण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था जो है। चलिए, तो इस तरह से हमने तमाम प्रश्न अपने जाने हैं, और आगे भी मैं प्रश्नों को जानने की कोशिश करता रहूंगा। अभी तक की क्लास में मैंने जो है हाँ, एक कमेंट आ रहा है किसी का कि राष्ट्रगान में कितनी नदियों का उल्लेख है? फिर से बता दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रगान आपको आता होगा, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात। सिंध है, सिंधु नहीं, ध्यान देंगे, सिंधु नदी है, सिंध प्रांत है, पंजाब एक प्रांत है, सिंध प्रांत है, सिंध गुजरात मराठा है, सारे प्रांत हैं। द्राविड़ उत्कल बंग। द्राविड़ का मतलब दक्षिण भारत, उत्कल का मतलब उड़ीसा, बंग का मतलब बंगाल। द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। विंध्य का मतलब होता है विंध्याचल पर्वत जो मध्य प्रदेश में है। हिमाचल का मतलब है हिमालय पर्वत। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, यही यमुना और गंगा दो नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का उल्लेख है जनगणना में? दो नदियों का, यमुना और गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो सविता पांडे जी सुल्तानपुर से, गुड आफ्टरनून सविता। तो आपकी जानकारी के लिए जान लीजिए कितनी नदियों का उल्लेख है? तो दो नदियों का उल्लेख है। अच्छा, सविता जी का एक प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? बिल्कुल सही उत्तर है मीरा कुमार जी। क्या उत्तर होगा? उत्तर याद करिए। सविता पांडे जी सुल्तानपुर से, दृष्टिकोण परिवार की ही सदस्य हैं, दृष्टिकोण क्लासेस में पढ़ती हैं, सुपर टेट के लिए हमारे ख्याल से ना, सुपर टेट की क्लास में है। तो सविता जी स्वागत है आपका इस चैनल पर। आपका क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो हमारे पहले श्रम मंत्री थे जगजीवन राम, उन्हीं की बिटिया है मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। मीरा कुमार जी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। कौन? मीरा कुमार जी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। जबकि अभी तक हमारी लोकसभा में दो महिला स्पीकर हुई हैं, और दूसरी महिला स्पीकर थी सुमित्रा महाजन जी। कौन? सुमित्रा महाजन जी। सुमित्रा महाजन से हमें याद आता है कि लोकसभा के सदस्य किसे ताई के नाम से जानते हैं। तो ताई के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुमित्रा महाजन जी को। किसे? सुमित्रा महाजन के नाम से। लोकसभा के सदस्य, एक सदस्य को अम्मा भी कहते थे, जयललिता जी को। तो ध्यान देंगे, ऐसे तमाम प्रश्न भी कई बार एग्जामों में आ जाते हैं। तो सविता पांडे जी आपके प्रश्न का उत्तर है मीरा कुमार। क्या उत्तर है? मीरा कुमार। चलिए, हम लोग संविधान सभा पर चर्चा कर रहे थे। हमने संविधान सभा की तमाम उन बातों की चर्चा आज की जो हमने पिछले चार लेक्चरों में पढ़ा था। आज हमने उसे सिर्फ समराइज किया है। क्या किया है? समराइज किया है। समराइज इसलिए किया कि जो है, अच्छा, सविता पांडे जी कह रहे मीरा कुमार पता था लेकिन कंफर्म नहीं था, तो कंफर्म कर लीजिए मीरा कुमार जी हैं। और उस समय सासाराम से सांसद थे, बिहार के सासाराम से सांसद थे, ध्यान देंगे। वैसे हमारी लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे जो जीबी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और पहला लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर ही थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। तो ध्यान देंगे, ये तमाम प्रश्न हमारे यहां बन सकते हैं। तो लोकसभा पर, और अगर कभी लोकसभा स्पीकर पर आपका प्रश्न बनता है कि पहला एससी स्पीकर कौन था, तो जीएमसी बालयोगी। कौन? जीएमसी बालयोगी लोकसभा के पहले एससी स्पीकर थे। क्या थे? पहले अनुसूचित जाति के स्पीकर थे, ध्यान देंगे। चलिए ठीक है सत्या जी। तो हम लोग अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था उसका एक रिवीजन किया है आज बस, क्योंकि
बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, सर क्लासेस गला, आज की टाइमिंग हमारे एग्जाम्स है और बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए अंतिम क्लास को आप लीजिए। तो अगला सेशन जो हम लेंगे, हमारी अंतिम क्लास का जो अगला सेशन होगा वह होगा कल शाम 8 बजे। कब होगा? 8 बजे। और उसमें हम भारत के संविधान की निर्माण की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे और संवैधानिक विकास के क्रम को भी बताएंगे। तो लेक्चर लंबा होगा। पहला काम हम क्या करेंगे? संवैधानिक विकास के क्रम को बताएंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे? संविधान निर्माण की प्रक्रिया का अंत करेंगे। मतलब हमारा संविधान निर्माण कल कंप्लीट कर देंगे हम अपनी क्लासेज में। तो आप लोग चैनल से हमारे जुड़े रहेंगे।